फ्रेंड्स, आज हमने अभी हाल ही में एक नया प्रोग्राम शुरू किया था कंसेप्ट नाम से। आज हम उसमें दूसरे एपिसोड के लिए आप सबके साथ अपना कुछ विचार साझा करेंगे। और इसमें आज जो मैंने सोचा कि अपराध एक ऐसा सामाजिक कृत्य है, सामाजिक दोष है जिससे कोई भी व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि अपराध है क्या, उसके बारे में जानें। व्हाट इज़ क्राइम और ऑफेंस, और उसके अवयव क्या हैं, घटक क्या हैं, उसके कंपोनेंट क्या हैं, ताकि एक सामान्य आदमी ये समझ सके कि अपराध होता क्या है। या जैसे आपने सुना होगा कि जो अपराध है और जो सिविल मैटर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, तो उनमें डिफरेंस क्या है। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में, एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कोई कानून का दाव पेच ना बता करके एक बिल्कुल आम आदमी की भाषा के अंदर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये जो कार्यक्रम है, जैसे मैंने बताया, ये लोगों को अवेयर करने का प्रोग्राम है। और जो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये टोटल प्रो बोनो है। प्रो बोनो का मतलब है इसका कोई किसी तरीके का कोई लाभ, जो आर्थिक लाभ है, वो नहीं लिया जाता है। ये केवल और केवल आप सभी के मदद के लिए है, ताकि आपको कानूनी पहलू, फोरेंसिक की जानकारी सामान्य व्यक्ति के लिए आपके घर घर तक पहुंच सके। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइबर करें, ताकि आपको ये सूचनाएं समय से मिल सकें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। अपराध क्या है? अपराध कोई भी ऐसा कृत्य है जो उस जगह जहाँ होता है वहाँ के कानून में उसका प्रतिरोध किया जाए, यानी कि जो कानून है, कानून के दायरे में उसको गलत माना जाए। हो सकता है कोई एक ऐसा कृत्य जो भारतवर्ष में अपराध माना जाता हो, दूसरे देश में वो अपराध ना माना जाता हो। तो हर जगह कोई भी कृत्य अपराध होना या ना होना वहाँ के कानून पर निर्भर करता है। कुछ अपराध ऐसे हैं जो लगभग सभी देशों में वो माने जाते हैं, वो अपराध ही माने जाते हैं। जैसे मर्डर, रेप, ये लगभग सभी देशों में इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो अपराध को हम कैसे ये बताएं कि ये अपराध हुआ? तो उसके दो घटक हैं। पहला घटक है जिसे कहते हैं मेंस रिया। ये क्या शब्द हुआ? मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है, MENSREA। मेंस रिया का मतलब है दोषी मन। मेंस रिया, मेंस का मतलब होता है मन, यानी कि आपकी जो इच्छा है, और रिया का मतलब होता है, या रियस का मतलब होता है दोष। तो मेंस रिया का मतलब हुआ दोषी इच्छा, दोषी मन। दूसरा घटक है एक्टस रियस। एक्टस का मतलब कार्य, कृत्य, और रियस का मतलब मैंने बताया दोषी। तो दोषी कृत्य, यानी कि दो घटक से मिलकर के अपराध बनता है। पहला है दोषी मन, यानी कि आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप कोई दोष करना चाहते हैं या कोई अपराध करना चाहते हैं। और दूसरा है जब उसे कारित करें, जब उसको एक्ट में लाएं। आपने किसी बात को सोच लिया, और जब तक उसको आप घटित नहीं करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करके जब तक आप उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे उस विचार को, तब तक वो एक्टस रियस नहीं होगा। तो ये दो घटक हुए अपराध के। पहला हुआ मेंस रिया और दूसरा हुआ एक्टस रियस। जो मेंस रिया है उसको हम कई बार इंटेंशन भी बोल देते हैं, कि कई बार कहते हैं ना कि भाई मुझसे तो ये गलती से हो गया, मेरी ऐसी कोई काम करने की इच्छा नहीं थी, या मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, या मैंने ये काम किसी खराब इंटेंशन से नहीं किया। तो जो अपराध के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बिंदु है दोस्तों, वो है इंटेंशन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपकी इच्छा है। इच्छा को हम चार भागों में बांट सकते हैं, या इसको हम कहते हैं कल्पेबिलिटी को निर्धारित करने के चार सोपान हैं, चार सीढ़ियां हैं। इसको समझना जरूरी है। जब भी कोई कोर्ट में किसी अपराध का निर्धारण होता है और उसमें दोष सिद्धि होती है, तो उसे कैसे कोर्ट डिसाइड करता है। और आपने देखा होगा कई बार कि मान लिया घटना एक है या अपराध एक तरीके का, जैसे मर्डर है। किसी मर्डर में किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी जाती है,
मर्डर में ही किसी को आजीवन कारावास होता है, किसी को 10 साल की सज़ा होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी वजह है। इसके पीछे क्या वजह है? वो उसका इंटेंशन कैसी थी, कितनी खराब इंटेंशन के साथ उसने घटना को किया, ये बहुत बड़ा कारण होता है। दोष निर्धारण के साथ साथ जो उसको दंड का निर्धारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बिंदु है दोस्तों कि जब कोई जजमेंट कोर्ट लिखते हैं, न्यायालय लिखता है, उसके 2 घटक होते हैं। एक होता है दोष का निर्धारण, जिसे कहते हैं कल्पेबिलिटी का निर्धारण, ठीक है। जिसे आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर कि किसी व्यक्ति को मर्डर में दोष निर्धारण कर दिया गया, लेकिन सजा उसकी बाद में सुनाई जाएगी, अगले दिन सुनाई जाएगी या 1 घंटे बाद सुनाई जाएगी, 2 घंटे बाद। तो कोर्ट के जजमेंट के 2 भाग होते हैं। एक है दोष का निर्धारण, दोष को स्थापित करना, दोषी सिद्ध करना, एक भाग, और दूसरा होता है कि उसको कितनी सजा दी जाए, इसे कहते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। तो ये 2 हिस्से होते हैं। अब फिर आते हैं कि जो मेंसरिया था या दोषी मन था, उसके 4 सीढ़ियाँ हैं। सबसे ऊपर है इंटेंशन। जब आप कोई काम इच्छा के साथ करते हो, जैसे मान लिया आपने सोचा कि अच्छा इसने मेरे पिता की हत्या की थी, मैं भी इसकी हत्या करूंगा। या मान लिया किसी ने सोचा कि अच्छा मुझे यहाँ इस घर में चोरी करनी है। जब आपने बिल्कुल क्लियर कट इच्छा के साथ किसी काम को किया तो उसे कहते हैं, पहला सीढ़ी है वो इंटेंशन, सबसे टॉप पे होती है ये। इंटेंशन अगर सिद्ध हो जाएगी तो वो आपका उस काम को करने के लिए आप दृढ़ संकल्प हैं, ये माना जाएगा। उसके बाद दूसरा है नॉलेज। दूसरा सोपान क्या है? नॉलेज। जैसे मान लिया आप सपोज करिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, किसी व्यक्ति को पेट में अल्सर है या उसको कोई प्रॉब्लम है और आपको उस बात की जानकारी है कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति के पेट में कोई गांठ है या कोई और उसको कोई अल्सर है या कोई उसमें ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको हिट करने पे उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और आपने उसको जानबूझ करके ये सोच करके कि इसका पेट में प्रॉब्लम है और आपने उसको एक घूसा पेट में मार दिया जिससे उसकी हत्या हो गई, ठीक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता सामान्य तो शायद उसकी हत्या ना होती। तो इसे कहते हैं नॉलेज। किसी काम को आप उस परिस्थिति में करें जब उसके परिणाम को आप जानते हैं बैक में कि इसको करने से इसका ये रिजल्ट आएगा, उसको हम नॉलेज कहते हैं। तीसरा सोपान है रेकलेसनेस और एक है नेग्लिजेंस। इन दोनों में दोस्तों वैसे तो अगर डिटेल में मैं बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन एक सामान्य रूप से देखिए, बहुत ये थोड़ा सा ब्लर्ड है, काफ़ी एक दूसरे से ओवरलैप कंसेप्ट है ये, तो मैं इसको बिल्कुल आपको आम भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो एक रेकलेस एक्सीडेंट है और एक नेग्लिजेंट एक्सीडेंट है, ठीक है। अब इनका दोनों का अंतर समझिए। आप किसी एक रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और वो रोड एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली रोड है, तो आप उस पर बहुत तेज़ गाड़ी के साथ जा रहे हैं, चला करके, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आपको ये पता है कि इस गाड़ी की स्पीड से किसी ना किसी व्यक्ति की हत्या हो सकती है, हत्या होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ भीड़ है, उसके बावजूद भी आप उस काम को करते हैं, इसे कहते हैं रेकलेस, ठीक है। लेकिन अगर सामान्य रोड है जहाँ पे आपने थोड़ा सा लापरवाही की, आपकी स्पीड तेज़ है, कोई अचानक आ गया या कोई और ऐसी बात हो गई, उसे कहते हैं नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस में आपकी जो गलती का जो तत्व है वो कम होता है कंपेरेटिव टू नेग्लिजेंस के या रेकलेसनेस के, ठीक है। तो अब मैं फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे हायर लेवल पे क्या है? मेंसरिया को सिद्ध करना का सोपान, पहला हुआ इंटेंशन, दूसरी हुई नॉलेज, तीसरा हुआ रेकलेसनेस और चौथा हुआ नेग्लिजेंस। अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो मैं आपसे हिट एंड रन केस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ कानून में अभी जो नए कानून आए उसमें परिवर्तन भी हुआ है। तो उस पर अगला जो थर्ड हमारा सोपान होगा, जो थर्ड वाला जो हमारा जो कंसेप्ट वाला आएगा अगला एपिसोड, उसमें हम बात करेंगे आपसे एक्सीडेंट या हिट एंड रन केसेज के बारे में, ठीक है। तो अब आपको मैंने ये चीज़ बताई, इससे आपको बहुत सारे अभी कुछ कन्फ्यूजन हुए होंगे, उन्हें मैं थोड़ा और दूर करना चाहता हूँ। उसका क्या मतलब है? मैं आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ
आपको उससे और समझ में आएगा कि किस तरीके से इंटेंशन काम करती है आपकी, जो आपकी मन स्थिति है, जो आपका दोषी मन है, वो कैसे आपका ऑपरेट करता है। आपको मैं कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, उससे समझिए। एक व्यक्ति का आपने जानबूझ करके, जैसे मैंने बताया कि किसी के पिता की हत्या कर दी या भाई की हत्या कर दी, और उसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ, पूरे मनोयोग से, पूरी इच्छा के साथ उसने किसी विपक्ष की पार्टी की हत्या कर दी। एक बॉडी वहाँ आपकी पड़ी हुई है, एक बॉडी। क्या आप सिनेरियो देखिए, एक सीन ये है। दूसरा सीन देखिए कि जैसे मैंने कहा कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और कोई किसी वजह से कोई व्यक्ति आ गया या कोई और बात हुई और एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है आपसे। वो एक दूसरी बॉडी पड़ी हुई है, वो एक एक्सीडेंट से संबंधित एक शव है या एक डेथ हुई है। दूसरी स्थिति ये है। एक तीसरी स्थिति ये हुई कि मान लिया, सपोज करिए कोई व्यक्ति है और वो अपने घर में गया और उसने देखा कि उसकी जो पत्नी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी आपत्तिजनक स्थिति में, तो वो एकदम से उसने आपा खो दिया और वो सडन प्रोवोकेशन में उसने हो सकता है दोनों लोगों की हत्या कर दी हो या किसी एक आदमी की हत्या कर दी। वहाँ पे ये एक और बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। ये तीसरा सिनेरियो हुआ। चौथा सिनेरियो क्या है कि आप अपने घर पे हैं और कोई रात में चोर घुस आया और उसके हाथ में बंदूक है या कोई और ऐसा अस्त्र है जो आपका न केवल आपके धन को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि वो किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है या आपकी स्वयं की हत्या कर सकता है। तो अपनी सेल्फ डिफेंस में आपने उसको कोई डंडा मार दिया या आपने गोली चला दी, तो यहाँ पे भी एक बॉडी पड़ी हुई है। ये एक चौथा सिनेरियो हुआ, ठीक है। एक सिनेरियो हुआ कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर से कोई नेग्लिजेंट एक्ट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, मतलब डेथ हो जाती है, तो वो भी एक सिनेरियो है। और एक सिनेरियो है कि मान लिया कोई आंधी आई और आपका छत जो है, छत पे आपने टीना डाला हुआ था और वो गिर गया, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। एक ये भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो ये 6-7 मैंने आपको सिनेरियो दिखाए। जो एंड रिजल्ट है वो क्या है? व्यक्ति का मौत होना। लेकिन क्या इन सब मामलों में अगर केस चलेगा तो क्या उन सब मामलों में अपराध समान माना जाएगा? क्या उन सभी धाराओं में मर्डर का आरोप लगेगा या कुछ अलग सिनेरियो है? तो यहाँ आपको ये देखना होगा और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपकी जो दोषी मन है वो दोषी मन की स्थिति क्या है। मर्डर में जो शुरू की बॉडी थी, स्थिति, वो बिल्कुल आपने पूरे दोष के साथ, आपके मन में पूरा दोष था, उसके साथ आपने वो काम किया, वो कृत्य किया, तो वो इंटेंशन की श्रेणी में आएगा। एक्सीडेंट को जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट में आपकी कोई ऐसा थोड़ी था कि कोई ये मानते थे, हो सकता है आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो, तो कोई ना आपकी कोई इच्छा उसे मारने की या आपकी लापरवाही की वजह से हुआ, इसलिए उसमें जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, 2 साल 3 साल। अब जो नया कानून आया है उसमें 10 साल हो गई है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से सडन प्रोवोकेशन में आपने आपा खो दिया, तो जो अपराध होता है मानसिक रूप से, जब तक आप मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होंगे, उस बात को सोच करके नहीं करेंगे, तब तक वो अपराध नहीं माना जाता। इसीलिए जो लोग मेंटली चैलेंज होते हैं उनका द्वारा किया हुआ अपराध जो है वो अपराध नहीं माना जाता। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 7 साल या उससे कम होती है, उसे कहते हैं डोली इनकैपेक्स, अपरिपक्व बच्चा। उनका अगर 7 साल से कम का बच्चा कोई भी अपराध कर दे, अगर वो गलती से कोई बंदूक चला दे, किसी की हत्या हो जाए, तो वो अपराध उस पर नहीं लगेगा। बालक जो है 7 साल से कम का अपराध मुक्त माना जाता है, उसका कोई अपराध नहीं होता। ये माना जाता है कि वो कोई प्लान करके, डिजाइन करके किसी घटना को घटित नहीं कर सकता। जबकि 7 साल से 12 साल की जो उम्र है उसको कहते हैं हम डोली कैपेक्स, और 12 साल से 18 साल जो है उसको कहते हैं हम अडोलसेंट, ठीक है। ये 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किया है तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, चूंकि आपको अपनी जान और माल की सुरक्षा करना आपका अधिकार है। इसलिए आपको आर्म का लाइसेंस दिया जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी स्वयं की, अपने स्वयं के सामान की या किसी दूसरे व्यक्ति या उसके सामान की आप सुरक्षा कर सकें। इसी आधार पर आपको शस्त्र का लाइसेंस दिया जाता है। तो सेल्फ डिफेंस
लेकिन सेल्फ डिफेंस में आपने घटना की है, ये लाइबिलिटी किसकी है सिद्ध करने की? ये आपकी लाइबिलिटी है। जो आदमी सेल्फ डिफेंस का प्ली लेता है वो उसको ये सिद्ध करना है कि वहाँ की क्या परिस्थिति थी, क्या वास्तव में वहाँ ऐसी स्थिति थी कि आपको जो कृत्य आपने किया वो जस्टिफाइड था। ये नहीं है कि दूसरे आदमी के पास तो केवल हाथ में लाठी है और आपने कहा कि मुझे लगा कि ये मुझे मार देगा और मैंने इसको गोली चला दी और गोली से इसकी हत्या कर दी, तो यहाँ पे फिर आपका सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। तो सेल्फ डिफेंस आपको एक समझदारी के साथ आपको उसका प्रयोग करना है। ये नहीं है कि आप बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है। अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे तो फिर उसमें आपको समस्या आ सकती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। और इसके साथ जो एक्टस रियस है, एक्टस रियस का मतलब है कि जो आपके दिमाग में कोई अपराध करने का प्लान बना, ठीक है, और आप जब तक उसे घटित नहीं करेंगे तो केवल प्लान होने से तो कुछ होगा नहीं। तो केवल प्लान बनाने से या आपके जो मानसिक दोष है, मानसिक कह लीजिए, या जो आपकी सोच का दोष है, या जिसे हमने मैंसरिया कहा, उसका दोष है, तो उतने से काम नहीं होगा जब तक आप एक्टस रियस ना कर लें। एक्टस रियस का मतलब है उस दोषी प्लान को, उस दोष की सोच को आप कारित ना कर दें, तब तक आपका अपराध घटित नहीं होगा। लेकिन कानून में कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिसमें बिना एक्टस रियस के भी आपका अपराध हो सकता है। जैसे आपने अगर केवल डकैती है, जैसे डकैती के अंदर अगर आपने केवल प्लानिंग ही बनाई बैठ करके अपने 5 साथियों के साथ, डकैती में रोबरी में क्या अंतर है? अगर रोबरी कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, या आप अकेले भी रोबरी कर सकते हो, लेकिन आप जब डकैती की बात करते हो तो डकैती में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, उनकी मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। तो अगर आपने कहीं डकैती डालने का प्लान बनाया और एग्जीक्यूट नहीं हुआ और ये सिद्ध हो जाए कि आपने डकैती का प्लान बनाया, तो बिना एक्टिव होने के, बिना एक्शन किए हुए भी आप पे डकैती करने का प्लान बनाने का आरोप लगेगा, अपराध हो गया। दूसरी तरफ ऐसे भी अपराध हैं जहां बिना आपकी इच्छा के अगर आपने कोई ऐसी घटना की जिसमें अपराध हो गया बिना आपकी इच्छा की, उसको भी कहते हैं हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम, ठीक है। जैसे आपका कोई राज्य के खिलाफ, आपने राज्य के खिलाफ अगर किसी भी तरीके का, अगर बिना इच्छा के भी अगर कोई आपने घटना घटित की, तो आप उसके लिए दोषी सिद्ध होंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये जो एक अपराध के बारे में आज जो हमने ये चर्चा की कि अपराध की संरचना कैसे होती है, अपराध कैसे घटित होते हैं, ये उदाहरण के साथ मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास किया और मैं समझता हूं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। अगला जो कार्यक्रम है, जो अगला कंसेप्ट 3 आएगा, वो हमारा होगा हिट एंड रन केस। उनमें मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा। जो पुराने कानून थे हमारे, उनमें क्या दोष का तरीका था, कितना उसमें दंड दिया जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। और जिन नए कानून आए हैं जो 1 जुलाई 2024 से क्रियान्वित हुए हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, उस पर हम सूक्ष्म रूप से आपसे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को मैं थोड़ा छोटा रखता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। और दूसरा यह है कि मैं बिल्कुल इसमें कोई बहुत कानून, कोई दाव पेच की बात नहीं करता हूँ, ताकि ये सामान्य व्यक्ति के लिए हैं। तो अगर किसी को इसमें डिटेल में बात करनी है तो इसमें डिटेल में अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी हूँ और प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पुलिस में हूँ, तो इसलिए मैं आपसे और विस्तृत चर्चा कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत आभार कि आप जो भी हमारे ये कार्यक्रम हैं यूट्यूब पे, उसे बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ आप सुनते हैं, उसके बारे में उसकी सराहना करते हैं और अपने मन की इच्छा भी व्यक्त करते हैं कि आप अगला प्रोग्राम ये करिए या इस पे आप बोलिए, तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। आपसे फिर से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को देखिए, उसको सराहिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।